जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर सियासतदान हैं। एडिटर नौ सुहेल इकबाल भट्टी ने भी हमें ज्वाइन किया है और अब्दुल्ला हमीद गुल दिफाई तज्जियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कल जिस तरीके से हमने देखा कि भारत जो है अपनी चौकियों से सफ़ेद परचम लगाकर शिकस्त को तस्लीम कर रहा था और एक मरतबा फिर कल शब से जो है वो दरअंदाजी की कोशिशें शुरू कर दी गई, एक के बाद एक ड्रोन्स मुतादिद शहरों के अंदर भेजे जा रहे हैं। क्या समझते हैं आप, बौखलाहट है भारत को? सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसकी मदद से हमने जो भारत को मजा चखाया वो सारी दुनिया ने देख ली है और हर चीज़ वेरीफाइबल है। दुनिया को पता है कि जो हम कह रहे हैं, जो नंबर्स हम बता रहे हैं वो बिल्कुल सच है, बल्कि जो न्यूट्रल ममालिक हैं वो भी उसको कर रहे हैं। अभी हुआ ये है कि भारत का इस अजीमत के बाद उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। जैसे बेलने में हाथ आ जाता है ना, उनका हाथ बेलने में आ गया और अब उन्होंने ये ड्रोन वाली कार्रवाई शुरू की है और 12 ड्रोन गिराना, ये मैं आपको बता दूं, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ा कारनामा है हमारे एयर डिफेंस का कि ड्रोन को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत छोटा होता है, नीची परवाज करता है और इसको गिराना भी बहुत मुश्किल है। और कुछ ड्रोन मेरे ख्याल उसमें बारूद वगैरह था जिसकी वजह से कुछ धमाके वगैरह भी हुए हैं। मैं आपको चंद एक बातें बता देता हूँ जो कि इस वक्त बिल्कुल हमारे हक में है और हमें, मेरा ख्याल है कि आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं सकेगी इंशाल्लाह। पहली बात, चाइना फैक्टर। चीन जिस तरीके से हमारे साथ जुड़ गया है और उनका इंटरेस्ट भी है कश्मीर में, तो इससे हमें एक फैक्टर में, मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, बाकी आपके नाज़रीन खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। दूसरा फैक्टर, ये जो इन्होंने 370 और 35 से खत्म किया था तो हमें ये इंप्रेशन दे रहे थे कि शायद कश्मीर को उन्होंने काबू कर लिया है, लेकिन जब बीबीसी वालों ने और दूसरे न्यूट्रल लोगों ने जाके उनसे भी बातचीत की है तो पता चल गया कुछ भी उनके काबू में नहीं है। उनके जज्बात जो हैं वो अंदाजा उनको हो गया है। ये दूसरा फैक्टर है जो पाकिस्तान के हक में है। अगर पाकिस्तानी फौज कोई भी पेशकदमी करती है तो उनकी फौज पीछे से वल्नरेबल होगी लॉजिस्टिकली और हमारी फौज की पजीराई होगी इंशाल्लाह। तीसरी बात, जी। बांग्लादेश में जो पाए जाते हैं जज्बात वो आपके सामने है। चौथी बात, जो सिख जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं वो आपके सामने है। मैं आपको बताऊं कि कश्मीर में भारतीय पंजाब से सिर्फ 3 रास्ते जाते हैं। एक तो बिल्कुल करीब है, हम उसको फौरी तौर पे ब्लॉक कर सकते हैं, बाकी 2 का हम और तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। ये पूरी फौज जो कश्मीर में है हिंदुस्तान की, ये बंद बोतल में बंद हो जाएगी, जैसे जिन बोतल में बंद हो जाता है। अंदर से कश्मीरी उनकी खबर लेंगे, बाहर से हम उनकी खबर लेंगे और अंदर तक हम इंशाल्लाह जाएंगे। अब तो पानी का मसला भी पैदा हो गया ना, तो हमें तो वहां तक जाना ही है ना जहां से पानी आता है। तो ये सारे फैक्टर आप ज़हन में रखें। अब ये हमारी लीडरशिप क्या फैसला करती है, मुझे यकीन है कि वो बेहतरीन फैसला करेंगे। उनके ज़हन में भी ये सारी चीजें हैं। ये सेंचुरीज में कभी ऐसा मौका आता है कि तमाम चीजें हार्मोनाइज हो जाएं। ये ना, ये कभी फौज तैयार होती है, कश्मीरी तैयार नहीं थे, कभी कश्मीरी तैयार होते हैं, फौज तैयार नहीं थी। आज फौज भी तैयार है, कश्मीरी भी तैयार है, चीन भी तैयार है, सिख भी तैयार है, बांग्लादेश भी तैयार है। इससे अच्छा मौका आपको कब मिलेगा? तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आप लोग दुआ भी करते रहें, अपनी फौज के साथ खड़े रहें, फौज का मुराद बुलंद करते रहें। जिस तरीके से पूरी कौम साथ खड़ी हो गई है, ये इस वक्त की जरूरत है। और अगर हुकूमत मजीद कोई ऐसे काम कर सकती है जिससे कि इंटरनल हार्मनी पैदा हो, उनको चाहिए वो भी करें। जैसे वजीर आजम ने कहा था कि मेरे दरवाजे खुले हैं चैम्बर के, उनको ये पैगाम मैं देता हूं कि दरवाजे खोलने के अलावा दिमाग भी खोल लें और दिल भी खोल लें तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। साथ मौजूद रहेगा जनरल साहब, मैं रहनुमा आईपीपी फयाजुल हसन चौहान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके वक्त का। आपने गुफ्तगू सुनी होगी जनरल खालिद की, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम भी तैयार हैं, चीन भी तैयार है, बांग्लादेश भी तैयार है और सिख कम्युनिटी भी तैयार है। क्या समझते हैं आप, किस तरीके से घेर के मारे इनको अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्लाह पाक के फजल करम से, नबी पाक के सदके अल्लाह ने खास फजल किया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर, कि अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। हमारा जो दुश्मन है, गलीज दुश्मन है, रजील दुश्मन है, हमेशा अपनी गंदी और गजील रवायात को बरकरार रखते हुए रात के अंधेरे में हमले करता है। लेकिन जो 6 और 7 तारीख की रात को हुआ, उससे उसने ये सबक सीखा कि अब उनका कोई जनाब पायलट और उनका कोई त्यारा जो है वो पाकिस्तान की फजाओं की तरफ रुख करने को तैयार नहीं है। अब इन्होंने ड्रोन्स का जनाब सहारा लिया है।
اب ڈرونز کے ذریعے سے بھی جو آج ان کی جناب آتما کو شانتی ملی ہے 12 ڈرونز کو گرا کر، وہ جنرل لوگ صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، واقعتاً یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. بات تو جذبوں کی ہے اور حوصلوں کی ہے، اور حق اور ناحق پہ کھڑے ہونے کی بھی ایک کسوٹی ہے. ہم حق پہ کھڑے ہیں. ہم نے قطن بھی اس پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے اندر پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ پاکستان برے طریقے سے جناب اس وقت وکٹم ہے انڈیا کی ہر قسم کی جناب غنڈہ گردی کا، بدماشی کا. آپ یقین جانیں، میں ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے میری نظروں کے سامنے ایک ویب سیریز گزری جناب فری لانسر کے نام پہ. میں اس سے پہلے جناب برڈ آف بلڈ کے نام سے ایک ان کی ویب سیریز دیکھی. ان کی ہر دوسری فلم، ان کی ہر دوسری ویب سیریز اور ان کے میڈیا چینل پہ پچھلے 15 سال سے بیٹھا ہوا ہر سرکاری، غیر سرکاری، حکومتی اور غیر حکومتی، دفاعی اور ہر بندہ بیٹھ کے دعوے سے کہتا ہے کہ ہم بلوچستان کی اندر انسرجنسی کروا رہے ہیں، ہم بلوچستان کے اندر علیحدگی کی تحریک کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم بلوچستان کے اندر پاکستان سے علیحدہ کرنے کے لیے ہم اس میں جناب دامے درمے سفرے کردار ادا کر رہے ہیں، ہم کے پی کے اندر جناب انسرجنسیز کریٹ کر رہے ہیں، ہم ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں حیران ہوں، عالمی کمیونٹی ستو پی کے سوئی ہوئی ہے، ان کی عقل گٹوں میں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے وزیر، ان کے مشیر، ان کے میڈیا پرسن، ان کے ریٹائرڈ، ان کے حاضر سروس، تمام کے تمام لوگ برملا اپنے منہ سے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر انٹروین کر رہے ہیں. تو کدھر گئے جناب آپ کے عالمی قوانین؟ کدھر گئی یو این او؟ کدھر گئی ایف اے ٹی ایف؟ کدھر گیا عالمی بینک؟ کدھر گئی آئی ایم ایف؟ کدھر گئے جناب یہ سارے انٹرنیشنل فائنینشل اور جناب آپ کے دیگر ادارے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو 2 دن سے ایونٹ ہو رہا ہے، اس میں مزید انڈیا نے اپنا منہ کالا کیا ہے. لیکن میں پاکستان کی عوام کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے پوری یونٹی کے ساتھ فوج پاکستان کے ساتھ اپنا حق ادا کیا، اپنی دھرتی ماں سے محبت کا حق ادا کیا. ان کی غلط فہمی تھی، جو میں ان کے ٹی وی چینلز کو پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، ان کی غلط فہمی تھی کہ یہاں پر جناب عوام میں سے ایک جناب وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر پاک افواج سے جناب اپنے آپ کو جناب سٹیپ بیک کر لے گی. لیکن اللہ پاک کے کرم سے 100% پاکستان کی عوام نے اپنی افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ اور اپنے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اعلان کیا کہ جیوے جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آکتارا پاکستان، اول و آخر پاکستان، سب سے پہلے پاکستان اور ہم سب کو پیارا پاکستان. تو انشاءاللہ یہ جذبہ قائم رہے گا. اب باری پاکستان کی ہے، یہ بار بار 2 دن سے لگا. وہ اکثر آپ سب دوستوں نے جناب اپنی لائف کے اندر بھی دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا میں بھی، کہ ایک شریف آدمی کہیں پہ ہو نا تو بدماش، چاہے وہ جانور کی صورت میں آپ نے دیکھا ہو یا انسانوں کی صورت میں، وہ بار بار پنگا کرے گا، بار بار وہ آگے سے پیشنس دکھائے گا. اس کی پیشنس کو وہ کمزوری سمجھتا ہے. جب بدماش اینڈ آتا ہے کہ شریف آدمی یا جانور ہو شریف، وہ پھر اس کو چاپڑ لگاتے ہیں نا تو اس کے سارے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. انشاءاللہ پاکستان نے اس انڈیا کے ساتھ وہی بیہیو کرنا ہے اگلے چند دنوں کے اندر کہ پھر انڈیا والوں کے جناب 14 طبق روشن ہوں گے اور پھر وہ جھولیاں اٹھا کے مودی کو گالی دیں گے کہ مودی ہمیں کہاں پہ پھنسوا گیا. لیکن اللہ خیر کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں اگر اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ ہو جائے، انڈین را کو، انڈین میڈیا کو اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کو عقل آ جائے تو ویل اینڈ گڈ، نہ آئی تو انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے جواب آئے گا اور ستھرا آئے گا پاکستان کی طرف سے. فیاض صاحب ساتھ موجود رہے گا. عبداللہ حمید گل، چیئرمین نوجوانان پاکستان نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا عبداللہ حمید گل صاحب وقت دینے کے لیے. آپ نے گفتگو سنی ہوگی فیاض الحسن چوہان صاحب کی. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو ہے ایک کشیدہ صورتحال تو بنتی نظر آ رہی ہے. اللہ کرے کہ عقل آ جائے مودی حکومت کو اور گودی میڈیا کو، لیکن اب شہری آبادی کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیا یہ بھارت کا نیا جنگی نظریہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جنرل نعیم لودھی صاحب بھی بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے، میں تو بڑا ان کا معتقد ہوں، اور فیاض صاحب نے بھی بڑی اچھی جو ہے وہ حوصلہ دلایا. جہاں تک تعلق ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، 2 دن کے اندر 15 ہماری انٹرنیشنل وائلیشنز جو ہیں وہ ٹیریٹری کی وہ کر چکے ہیں. پاکستان نے جیسے کہ بتا دیا تھا کل نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے اندر کہ اب جو ہمارا مرضی کا وقت ہوگا، ہمارا جو ہے وہ اپنی مرضی کا ٹارگٹ ہوگا اور ہم اپنے ہی ایک اسٹریٹجی کے ساتھ چلیں گے. اس ٹائم پہ جو وہ آپ کو ایک فل اسپیکٹرم آف ڈرونز کے ذریعے جو ہے انگیج کر رہا ہے پاکستان کے 11 مختلف شہروں کے اندر، اس نے ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا جو
डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि जो हमारा एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाए और वो एग्जॉस्ट हो जाए, यानी कि हम उसको इस्तेमाल कर लें, ताकि फिर वो सेकंड सर्च के अंदर जो है वो पाकिस्तान को फिर भरपूर नुकसान पहुंचाए। एक बात तो ये है बड़ी बात है, तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा जो है पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी हमें फौरन हमला करना चाहिए, और मैं भी ये समझता हूं कि हमें कुछ करना चाहिए और हम करेंगे, हमने बता दिया वह। लेकिन आप ये बताएं कि क्या वो हमारी मर्जी का वक्त होना चाहिए या भारत की ईमा के ऊपर हम करें। इस टाइम पे भारत ये चाहता है, जो उनकी स्ट्रेटजी है कि हम किसी सूरत भारत के मुताबिक जो है वो हमें इश्तियाल दिला रहे हैं, ताकि हम इश्तियाल क्यों दिला रहे हैं, ताकि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करे। इंडियन फौज तो बिल्कुल तैयार होगी, जब हम कहेंगे तो वो चल पड़ेंगे। तो जब उन्होंने कहा चलो, तो जब जिसने इनकार किया उनको वो सैक करते गए। आपको पता है कि एक जनरल साहब 3 स्टार सैक कर दिया, एक एयरफोर्स के जो नायब थे उनको सैक कर दिया, लेकिन फिर फौज के हवाले भी कर दिया, जिसका ये मतलब था जो आप कर सकते हो करो। तो वो जो बेचारे कर सकते थे उन्होंने किया, कि वो तो अपने ही इलाके से खड़े होके कोई मदाइन वगैरह दागने की कोशिश की। वो जवाब ऐसा मिला कि फिर अगर वो ना करते तो बड़ी बेइज्जती थी, क्योंकि अपने कौम को भी तैयार किया हुआ था, पूरी इंटरनेशनल मीडिया को भी तैयार किया हुआ था, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, लेकिन करने के बाद उनकी बेइज्जती बहुत ज्यादा हो गई। तो अब ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे ये जो आ रहे हैं ना ड्रोन और ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला ने कि वो एक तो मैपिंग कर रहे हैं ना हमारे वसाइल की, और उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये पता भी लगा रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ से फायर आता है, ताकि बाद में अगर कोई काम हो तो वो कर सके। तो जैसे मैंने कहा, इस वक्त तो सारे फैक्टर्स हमारे हक में है, अल्लाह ताला का भी खास करम है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें वो जो कहते हैं ना कि नाउ और नेवर, ये अपने मसाइल हल करने का टाइम है, क्योंकि दुनिया जो है इस वक्त ना वहां पर इख्लाकियात हैं, वहां ना वहां पर कोई कानून है, और हमारे इनिशियल जो फतह है उसका, उसने मुराल हमारे कौम का और हमारी फौज का, और जो हमारे दोस्त हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, तुर्की, चीन और मुल्क, और जो मुसलमान हैं भारत में, कश्मीर में, उनका मुराल को अप कर दिया है। सिखों का मैंने जिक्र किया है, और मैंने बांग्लादेश की बात की है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत हारमोनियस इस वक्त हालात हैं हमें अपना काम करने के लिए। वो ठीक कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जैसे हमारे कुछ लोग जल्दबाजी कर रहे हैं कि अभी क्यों नहीं गए, कल क्यों नहीं गए। जैसे मेरे दोस्त कह रहे हैं कि हमें वक्त का तयन खुद करना होगा, हमें जगह का तयन खुद करना होगा। ठीक है जनरल साहब, आपका पॉइंट आ गया, साथ मौजूद रहेगा फयाजुल हसन चौहान साहब। मैं आपकी तरफ आऊंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपने पहले भी गुफ्तगू में ये फरमाया कि आलमी बरादरी की जो खामोशी है ना वो इंतहाई अफसोसनाक है। क्या भारतीय जारहियत पर आलमी खामोशी उसकी पुष्ट पनाही के मुतरादिफ नहीं समझी जा रही? देखिए, मैं पिछले 15-16 दिन से वाहिद पॉलिटिशियन हूँ, मैं ओपनली सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कह रहा हूँ कि इंडिया जो इस वक्त ये एडवेंचर कर रहा है, ये इसके पीछे सारी आलमी ताकतें, इजराइल और तमाम यूरोपियन ताकतें जनाब इसके पीछे हैं। सियासत चाहे घर की हो, चाहे मुल्क की हो, चाहे दुनिया की हो, इसमें हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। इसमें एक तीर से कई शिकार कर रहे थे इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने और इंडियन रॉ ने। उन्होंने पाकिस्तान को मिलाइन करना था, पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देना था। इन्होंने जनाब अपना इलेक्शन, जो मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर इलेक्शन जीतना था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं वाहिद बंदा हूं जिसने ये ब्रेक किया है पिछले 4 दिनों से, लिथियम के जखायर 60 लाख टन ये जनाब मकबूजा कश्मीर के अंदर है। और इंडिया के अंदर जो ग्रुप है वो बीजेपी का फ्रंटमैन है, और अडानी ग्रुप तकरीबन 260-70 अरब डॉलर्स की जनाब वर्थ रखने वाला ग्रुप है। उसका गाड़ियों का भी एक जनाब बीसीओ जो मैन्युफैक्चरिंग के कारखाने हैं उसमें से गाड़ियां बनाने का भी है और बैटरियां बनाने का भी है। सारी दुनिया को ये पता चल चुका है कि इस वक्त टॉप क्लास की इनोवेटिव किस्म की जो बैटरियां बनाने के हवाले से इक्विपमेंट और मादनियात और यूज हो रही हैं, उसमें लिथियम टॉप ऑफ द लिस्ट है। और इसी लिथियम के पीछे इस वक्त जनाब ग्रीनलैंड के साथ भी और यूक्रेन के साथ भी और बाकी भी और बहुत से झगड़े नजर आ रहे हैं। इन्होंने सारे ठेके अडानी ग्रुप को जनाब इस मोदी ने और इसके पूरे टोले ने जनाब वो देने हैं। उसके लिए इन्होंने वहां कांग्रेस की हुकूमत बनी है 2024 में उसको मिलाइन करने के लिए कि वो भी जनाब डिग्रेड हो जाए, रिग्रेट हो जाए। और वहां के जो कश्मीरी लीडरशिप है उसको पहले से ही
अंडर एफ करने के लिए जनाब इन्होंने ये सारे का सारा वकूआ रचाया है। ये एक तीर से कई शिकार है और इसके पीछे आलमी एस्टेब्लिशमेंट प्रॉपर बैक कर रही थी और वो जरा मार्केट का भाव भी चेक करना चाह रहे थे कि जरा देखें कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। होता है ना गेम के अंदर जनाब वो मार्केट का भाव चेक करने के लिए हल्का से फिलर छोड़ा जाता है, तो वो देखना चाहते थे कि क्या पाकिस्तान 2019 के सुपर सलार की तरह क्या हमारी बातों को फौरन मानेगा और उसके हुक्मरानों की तरह कि क्या इससे उल्ट कोई चीज होगी। उन्हें पता चला नहीं ये 2019 नहीं है। यहाँ पे बरतानवी वजीर खारजा फोन करके हमारे वजीर आजम को या हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहेगा तो वो फौरन 24 घंटों के अंदर उनकी बात को मानते हुए जनाब अभी नदन को वापस कर देंगे। यहाँ चीज निकली मुख्तलिफ। यहाँ आर्मी चीफ चला गया बॉर्डर पे, टैंक के ऊपर खड़े होकर उसने नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाया और उसने कहा बिल्कुल फयाजुल हसन चौहान साहब। सना हाशमी साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि मुसलसल भारत की जानिब से ड्रोन्स के जरिए दरअंदाजी की जा रही है, क्या ये जनूबी एशिया में किसी बड़ी जंग का पेश खैमा साबित हो सकती है? और ये भी वाज़ेह हो चुका है कि जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो इसराइली साख्ता हैं। वेल थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद वंस अगेन। आप लोग और हम सब बैठकर यहाँ पर मुल्की हालात जो इस वक्त पैदा किए हैं इस खित्ते के अंदर, इस मुझे सुन सकती हैं? जी आई कैन हेयर यू, कैन यू हेयर मी? ऑलराइट, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ माजिद, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वंस अगेन, सारे लोगों को सलाम। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और इस खित्ते पर जिस बदमाश ने पूरी तरह से दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा है, नरेंद्र मोदी ने इसको ये ड्रोन भेज रहा है। कल तक इसका जो सारी सूरत हाल थी इसके सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर की, वो हमने पूरी दुनिया के सामने वाशगाफ अल्फाज में रख दी है। अब ये जो टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं खित्ते के इस हालात को मजीद जिसे कहते हैं ग्रिल करने के लिए, तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। हमारे पास जो अफवाज पाकिस्तान है हमें पूरा यकीन है। और सबसे पहले मैं यहां पर आज एक लफ्ज कहना चाहती हूं, ये जो सोशल मीडिया पर चंद टकों के खातिर, चंद डॉलर्स के खातिर पाकिस्तान का मुंह काला करने के लिए जो भी ये ब्रिगेड बनकर बैठी हुई है, इनको लगाम डालने की जरूरत है। अफवाज पाकिस्तान से हम डिमांड करते हैं कि इनके अकाउंट्स बंद किए जाएं, इनको सील किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए। पीका एक्ट के हम भी खिलाफ हैं, लेकिन जिस तरह की दुश्मन दराजी ये लोग बैठकर यूट्यूब चैनल्स पर कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के हक, इसकी बका, इस सारी सालमियत के खिलाफ है। ये पाकिस्तानी हो नहीं सकते। राहुल गांधी जैसा आदमी, उसका मुंह उतरा हुआ था कल कि इंडिया ने स्ट्राइक कर दिया पाकिस्तान पे, पता नहीं हमारा भुरका सीना निकाल दे पाकिस्तानी फौज। यहां इन जाहिलों को, इन अकल के मारों को यह अकल नहीं आ रही है कि तुम्हारी फौज अगर रातों को बॉर्डर पर हिफाजत ना करे, तुम्हारे शहर में इन गलियों में रेंजर्स, हमारी जो पैरा मिलिट्री के लोग हैं वो मौजूद ना हो, तुम रात को सो नहीं सकते। एसी के कमरों में सोने वाले, यूट्यूब पर बैठकर बकवास करने वाले पाकिस्तान का सौदा कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं है। और ये जो कुछ हिंदुस्तान कर रहा है, माजिद मेरी बात और ये बात खातिर जमा रखिएगा, ये मैं मजाक नहीं कर रही, मैं कोई जज्बाती नहीं हो रही। ये भेजे ड्रोन, अभी 12 मारे हैं, अभी सारे लोग जाकर देख रहे हैं कि वो रूसी साख्ता है कि वो इसराइली साख्ता है। ये तो है इसराइल का बगल बच्चा जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, ये तो है उनका बगल बच्चा, उसका काम ही यही है। उसने ये जो ड्रोन्स भेजे हैं, मैं कह रही हूं 12 की तादाद में 24 भी भेजे। यहां पर जो अफवाज बैठी है, अभी जो बात अब्दुल्ला हमीद गुल साहब कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त थी। ये इंतजार कर रहे हैं कि हम अपनी सारी चीजें एक्सरसाइज करें। हमें कोई पागल समझा हुआ है तुमने? हम सारी चीजें तुम्हारी एक्सरसाइज करवाएंगे, हम देखेंगे कि तुम्हारे अंदर क्या सलाहियत है, तुम हमारा बिगाड़ क्या सकते हो। अगर हो वाकई शेर के बच्चे तो आओ फिर पाकिस्तान के अंदर मुकाबला करने के लिए। अभी तो हम इत्मीनान से बैठे हैं और मैं फिर कहूंगी अपनी मर्जी से जवाब देंगे, किसी की एजुटेशन में नहीं आएंगे। अफवाज पाकिस्तान बार बार प्रेस ब्रीफ कर रही है दुनिया को, अंग्रेजी में, उर्दू में, अरबी में, जो सी जबान उनको आती है उस जबान में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में 7 साल के इर्तिजा की शहादत हमने उठाई है। रात को नमाज जनाजा में अफवाज पाकिस्तान का सिपा सालार मौजूद था, सदर मुमलिकत मौजूद थे, वजीर आजम पाकिस्तान मौजूद थे। इर्तिजा दहशतगर्द था, इर्तिजा के साथ मरने वाले 2 बच्चे दहशतगर्द थे। इसका जवाब दे ये नरेंद्र मोदी का घटिया मीडिया जो बैठकर यहां पर अर्नाब गोस्वामी और गौरव आर्या जैसे लोगों को छोड़ रखा है पाकिस्तान के ऊपर। इनको नकेल डालने की जरूरत है। और पाकिस्तान में भी ये जो दहशतगर्द है, ये BLA की शक्ल में बलोचिस्तान के अंदर हमारे लोगों को अगर मार रहे हैं तो इनका सर कलम करना हम सब की जिम्मेदारी है।
बिल्कुल सना, आपने बिल्कुल दलेराना गुफ्तगू की है, साथ मौजूद रहेगा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी होगी सना हाशमी की, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर के ऊपर कहा है, मैं आज एक और इंसिडेंट पेश आया, क्या रॉ का हालिया हेलीकॉप्टर हादसा भारत के खुफिया जंगी मिशन का पर्दाफाश करता है? आप क्या समझते हैं इस बारे में? ये पहले तो मैं कितना खुश नसीब हूँ, मेरा मुल्क कितना खुश नसीब है, हमारे पास शना हाशमी जैसी बच्चियां मौजूद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदाना अज़ाइम रखती हैं, और किस खूबसूरती से उन्होंने तर्जुमानी की। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान की औरतों का इतना हौसला बुलंद है, तो मर्द फिर कहाँ जो है ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये क्यों ऑपरेशन विधवा बनाने के ऊपर तुले हुए हैं, क्यों भारत के अंदर जो है विधवाओं के अंदर इजाफा कर रहे हैं। कल हमने जो परसों रिस्पांस दिया है, 50 सोल्जर हमने उनके मारे हैं, उनके 5 जहाज जो है वो गिराए हैं, उनका जो गरूर था उसको हमने जो है वो तंदूर के अंदर जो है वो झोंक के रख दिया। तो देखिए ना, मसला यहाँ यह है कि जो अभी आपने बात कही है, क्या इससे पहले जनरल बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर था, जो उनके सीडीएस थे, उसको किसने में मार के गिराया था? क्या रॉ का जो हेलीकॉप्टर है ये किसी ने मार के गिराया है या हादसे का शिकार हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के अंदर जो है बगावत जन्म ले चुकी है उनकी फौज के अंदर, इसी वजह से एक के बाद एक जर्नैल जो है वो जो है उनको पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनरल डीएस राणा का जो नेटवर्क था जिसने रॉ की इंफॉर्मेशन तमाम लीक की थी और वो खुफिया डॉक्यूमेंट जो है वो लीक किए थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चीजें जो है अब खुल के सामने आ रही हैं? तो फिर इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह है, ये जो अभी अग्नि मिसाइल मारा है ये इन्होंने सिखों के ऊपर नहीं मारा, ये पाकिस्तान के लिए इन्होंने भेजा था कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम को ये चेक करना चाहते थे। लेकिन हस्बे आदत उनका जो है, मारते वो कहाँ हैं, गिरता वो कहाँ है। ये तो पुराना अग्नि, पृथ्वी, इनके ये तमाम मिसाइल जो हैं ये हमें मालूम है, हमने इनको देखा हुआ है कि ये कितने पानी में है। दूसरी बात जो है वो यहाँ बड़ी अहम है, वो ये है कि वो हमें चाहते हैं कि हम उनके इश्तियाल दिलाने के ऊपर, उनके मामलात के ऊपर हम एक्ट करें। हम अपनी मर्जी से करेंगे, हमें मालूम है कि हमने कब करना है, किस जगह पे करना है, किस तरह का करना है। नगमाना हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नगमाना साहिबा, आपने वक्त दिया। तमाम तर सिचुएशन जो है इस वक्त दुनिया भर को मालूम है और यकीनन आपकी नज़रों और समातों से भी गुजर रही है, आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान की फ़िज़ा में गूंजते ख़तरे की जो घंटियाँ हैं, जो ड्रोन्स मार गिराए गए हैं पाकिस्तान की जानिब से, उन 12 मकामात पर हमले से क्या तासुर जा रहा है? क्या ये सिर्फ दरअंदाजी है या मुकम्मल जंगी हिकमत अमली तैयार कर ली है भारत ने? देखिए, हिकमत अमली जंगी क्या है भारत की, उस पर तो मैं तबसरा नहीं कर सकती। वो शायद लोधी साहब आपको जरा बेहतर समझा सकें। लेकिन जहां तक परसेप्शन का ताल्लुक है और जहां तक बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी का ताल्लुक है, तो मेरा ख्याल है इस वक्त जैसे हम मनहासिल कौम, हम सारे लोग बेसिकली ये देख के अब हंस भी रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं, मीम्स भी शुरू हो गई हैं कि कहाँ वो राफेल्स के थे और अब डर मार के वो आके अब जो है वो ड्रोन्स, और वो भी अनमैन ड्रोन्स हमारे भेजने लगे हैं। उसमें से भी देखिए वो नेचुरली इजरायली टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी समझी जाती है, तो उनको भी हमने अब मार गिराया है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करते हैं, पतंगे भेजेंगे या क्या करेंगे। लेकिन इस वक्त जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम तो चले उनके नेबर हैं, हम उन्हें बड़ा अच्छा जानते हैं और हमें पता है कि वो किस हद तक गिर सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया ये देख रही है कि ये इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, अपने आप को इतनी बड़ी इकोनॉमी कहता है, इतनी बड़ी उसकी ड्रीम्स हैं खित्ते के लिए और अपने लिए, लेकिन ये क्या कर रहा है? ना इससे कन्वेंशनल जंग लड़ी जा रही है, ना ये इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस का कोई ख्याल रख रहा है, ना ये जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है, चाहे उसमें हमारी इंडस वाटर ट्रीटी हो या बहुत सारे लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी से नहीं गवर्न हो रहा, बल्कि हेलसिंकी अकॉर्ड्स भी हैं जो इंटरनेशनल वाटर्स को
पे अप्लाई वो ट्रीटी होती है, तो उसकी भी वो वायलेशन कर रहे हैं और सिविलियंस को भी वो अटैक कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इस वक्त तो पूरी दुनिया को ये परेशानी है, और खास तौर पे जो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जिनमें ऑफ कोर्स सरे फहरिस्त इस वक्त यूएसए है और उनके बाकी वेस्टर्न एलाइज हैं, वो भी सर पकड़ के बैठे होंगे कि हमने ये किस गलत हॉर्स के ऊपर बैठ करके उनको आर्म टू द टीथ कर दिया है, उनको हर तरीके से हमने फैसिलिटेट किया कि वो राफेल भी खरीदें। अभी जब मोदी साहब गए हैं तो अमेरिका ने उनको कहा है कि जी आप 90 बिलियन के वेपन्स जो है वो लेटेस्ट हमसे खरीदें और वो अपने रशिया से ना खरीदें। ऊपर से इतना ज्यादा उनको न्यूक्लियर फील्ड में उन्होंने फैसिलिटेट किया है और अनेबल किया है। तो ये जो एक उन्होंने हवा क्रिएट किया है वो खुद ही क्रिएट किया है। ये एक फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर जो उन्होंने इस रीजन में क्रिएट किया है, इट इज कमिंग टू बाइट देम आल्सो। अब वो भी सर पकड़ के सोच रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने इस कदर भरपूर जवाब दिया है और अपने प्रोफेशनलिज्म का, रेस्ट्रेंट का, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट होने का इस कदर भरपूर सॉर्ट ऑफ मुजाहरा किया है कि लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि शायद खित्ते में पाकिस्तान नहीं, ये हिंदुस्तान है जो खित्ते के अमन को भी खराब कर रहा है और पूरी आलमी अमन को भी और सिक्योरिटी को भी एक खतरे में डाल रहा है। और अपने मुल्क को जो तबाह कर रहा है वो तो हम सबके सामने है। और अब मोदी साहब को ये भी सोचना चाहिए कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त टोटली आइसोलेट, मोदी साहब की सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि उन्होंने इंडिया को का चेहरा मस्त कर दिया है। बिल्कुल ना अब वो सेक्युलर रहे हैं, ना वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी रहे हैं, ना वो ह्यूमन राइट्स के प्रचार करने वाले रह गए हैं, वो एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म हो गई है। और उन्होंने जो हमें कहते थे कि हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर कंप्लीटली आइसोलेट कर देंगे और नगमाना साहिबा, बिल्कुल ये इंटरनेशनली टेररिस्ट बन चुका है मोदी, इसमें कोई दो राय नहीं है और अब आलमी बिरादरी भी इससे बखूबी वाकिफ है। लेकिन सिर्फ ज़बानी कलामी तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती ना। खित्ते के अमन को या अमन कायम रखने के लिए अब आलमी बिरादरी को अमनी तौर पर भी तो कुछ ना कुछ इकदाम करने की ज़रूरत है। देखिए, पहली दफा है ये कि सारी दुनिया खाम खई बे सोचे समझे, जो मैंने ऐसे सारी दुनिया आई मीन इनके जो पार्टनर्स हैं और वेस्टर्न इनके बैकर्स हैं, वो किसी भी हालत में किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को जो पाकिस्तान उस वक्त देता था, एविडेंस देता था, उसको ये बिल्कुल खातिर में नहीं लाते थे। बिकॉज इन देयर परसेप्शन वो इंडिया को प्रेप अप कर रहे थे एज अ पावर दैट वुड बी द नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन एंड इट वुड बी यूज्ड एज टू स्टॉप द राइज ऑफ चाइना। लेकिन आज अगर आप देखें तो उसका क्या नतीजा बना है, वो एक बहुत बड़ा बुली बन के सामने आया। और ना सिर्फ बुली बन के सामने आया बल्कि वो उसके जो अपने मास्टर्स हैं उनके घर में जाके उसने टेररिज्म कराया। इसमें कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया से इनके डिप्लोमेट्स एस्पियोनाज और टेररिज्म की वजह से निकाले गए हैं। और फिर देखा उन्होंने कि किस तरीके से भरपूर हिमायत के बावजूद जब वक्त पड़ा तो इंडिया ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, यूक्रेन वॉर में उनके अगेंस्ट वोट दिया। तो अब ये सारी चीजें जो हैं और ये सारी मिलके उनको ये सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि शायद उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इंडिया को उन्होंने ठीक तरह नहीं समझा। और बिल्कुल गलती तो हुई है और इंडिया को उन्होंने ठीक तरीके से नहीं समझा है। बिल्कुल नगमाना साहिबा, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। इस गुफ्तगू को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार और सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर हुसैन थेबो। बहुत शुक्रिया थेबो साहब। आप क्या समझते हैं, भारत की रोज़मर्रा की इस तरह के जो हथकंडे हैं वो कर रहा है, अब क्या भारत पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाकर एक बड़ी जंग की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है? देखिए जी, बात ये है कि जिस तरह से एम्बेसडर साहिबा ने डिप्लोमेटिकली पूरे एस्पेक्ट्स बताए कि किस तरह से इस वक्त दुनिया में हिंदुस्तान का एक जो मस्क शुदा एक काला चेहरा है वो शाया हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें दुनिया में दो रियासतें हैं, एक इजराइल है जिसका
नेतन याहू जो इसका कज़न लगता है रिश्ते में नरेंद्र मोदी का, ये दोनों मिलके पूरी दुनिया में इस वक्त इंतहा पसंदी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये इस पे ये अर्ज करूंगा कि इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया। अब हमें इसका सख्त किस्म का रिस्पांस देना पड़ेगा। देखें, सबसे पहली बात यह है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान की इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि उन्होंने ये साबित किया कि दुनिया का जो बेस्ट 5th जनरेशन वारफेयर का जो टूल था, जिसके ऊपर हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नाज था, उस राफेल को हमारी टेक्नोलॉजी ने और हमारे खास तौर पे जो जवान है हमारे एयरफोर्स के, उन्होंने मार गिराया। इसका मतलब है कि हमारी कैपेसिटी है, हमारी कैपेबिलिटी है, और हमने हिंदुस्तान के सामने बैठ के उसको डिफेंसिव अख्तियार नहीं करना है, उसको हमने ऑफेंसिव जाना है, और हमने उसको बताना है कि पाकिस्तान की तरह मेली आंख से अगर देखना है तो फिर इसका नतीजा ये होगा। अब जो भी उस दिन हुआ, उस सारी चीजों को उन्होंने अपनी टेरिटरी से, अपनी प्रीमिसेस से उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। जो राफेल था वो राफेल हमारे प्रीमिसेस में नहीं आया, हमारी प्रीमिसेस में मिसाइल आए जो उन्होंने उससे हिट किए, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े जबरदस्त तरीके से, बड़े स्ट्रेटेजिकली बेहतरीन पिन पॉइंट करके उसको हिट किया अंदर जाके हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन हिंदुस्तान ने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले वायलेट किया इबादत गाह को, एक मसाजिद के आके अटैक किया। वहां आप अगर जंग के भी कुछ रूल्स होते हैं कि आप हॉस्पिटल पे अटैक नहीं करते हैं, आप बच्चों पे अटैक नहीं करते हैं, आप स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पे नहीं करते हैं। उन्होंने ये सारी चीजों को वायलेट किया। अगर आज भी हम देखें तो सुबह से जो लाहौर से खासतौर पे न्यूज आ रही हैं, तो उनके ड्रोन हमारे एरियाज में घूम रहे हैं, तो उनको सख्त से सख्त किस्म का रिस्पांस देना चाहिए। अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की मैं सुन रहा था, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि हमने उनके बंदे जाके वहां पे मारे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में इस वक्त अगर कोई स्पोक पर्सन है तो वहां पे एक बंदा बोल रहा है। कल जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया कि हमने जवाब दे दिया, फिर थोड़ी देर के बाद ही इसहाक डार साहब ने एक टर्किश टीवी को बताया कि हमने अभी जवाब देना है। तो ये सारे लोग ना बोले, मेहरबानी करें। एक तो हुकूमत को चाहिए कि बस जो आईएसपीआर बात कर रहा है, आईएसपीआर की बात को लीड करें, उसको टो करें। वो जिस तरह से आगे आपको बताते जाए, बेसिकली किसी भी आप एक को स्पोक पर्सन बनाएंगे ना, तो इस वक्त ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये जंग चल रही है। अगर आप देखें तो वो पूरे आपके सिंध में, आपके पंजाब में, आपके कश्मीर में वो मुसलसल अटैक कर रहा है, वो अटेम्प्ट कर रहा है। ये जो ड्रोन आ रहे हैं, ये ड्रोन पिकनिक के लिए तो नहीं आ रहे हैं ना, ये कुछ ना कुछ स्टडी करने आ रहे हैं, चीजें देखने के लिए आ रहे हैं। सुबह ये भी इत्तला थी कि ये जो ड्रोन था वो नेवी वॉर कॉलेज के सराउंडिंग में भी पाया गया है, तो इसका मतलब है कि वो उन चीजों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो इसको हमें जनरल साहब बेहतर बता सकते हैं कि हमें स्ट्रेटेजिकली इसको प्रोएक्टिव जाना पड़ेगा। बस बहुत हो गया डिफेंसिव, बहुत हो गया डिफेंसिव, अब हमें ऑफेंसिव जाना होगा और इनको बताना होगा कि पाकिस्तान की कैपेसिटी, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है। पाकिस्तान की कैपेसिटी और पाकिस्तान की कैपेबिलिटी तो ये है कि जो राफेल है वो फ्रांस भी परेशान है कि ये हमारा जो 5th जनरेशन वारफेयर का इतना बड़ा बेहतरीन इक्विपमेंट्स है, उसको कैसे मार गिराया गया। तो ये पाकिस्तान के मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा हमारे नौजवान, हमारे जो जवान हैं, उनका जज्बा है, हमारी अफवाज पाकिस्तान का जो एक वलवला है, एक जोश है। और हमें इस वक्त चाहिए कि हम सारे इख्तलाफात भूल के हम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं, हम अपने सोल्जर्स के साथ खड़े हो जाएं, हम अपने एयरफोर्स के जवानों के साथ खड़े हो जाएं। इसमें ना कोई पीपल्स पार्टी हो, ना कोई पीएमएलएन हो, ना कोई पीटीआई हो, ना कोई सुन्नी हो, ना कोई शिया हो, ना कोई मुसलमान हो। हम सारे मिलके जितने भी पाकिस्तान में रहते हैं, वो चाहे हमारे सिख बरादरान हो, हमारे हिंदू भाई हो, वो हमारे क्रिश्चियन भाई हो, हम सब इस वक्त हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं। और अगर आप इंटरनेशनली भी देखें तो दुनिया के सारे ममालिक भी हमारे रोल को, इस वक्त पाकिस्तान के रोल को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इस वक्त लोग दुनिया में टेक्नोलॉजी के लिए अगर देख रहे हैं तो वो चाइना और वेस्ट के टेक्नोलॉजी को आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, जिसमें लोग कह रहे हैं कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है उसने वेस्ट की टेक्नोलॉजी को
बीट किया है, तो लिहाजा चाइना भी इस वक्त हमारे साथ है। अभी मैं देख रहा था कि जो ईरान ने इनिशिएटिव लिया है और वो हमसे भी बात कर रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इन माय ओपिनियन एम्बेसडर साहिबा भी इसको इंडोर्स करेंगी। तो यूएस इसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप है, नेतन्याहू है या मिस्टर शी है, ये 3 बड़े दुनिया के प्लेयर हैं इस वक्त, अगर ये इंटरवीन करेंगे तो कोई बात बनेगी। लेकिन हमें पॉजिटिव, प्रोएक्टिव, नॉट डिफेंसिव, ऑफेंसिव रिस्पांस के लिए जाना पड़ेगा। ये इस वक्त बिल्कुल रिस्पांस देना पड़ेगा। थैबो साहब साथ ही रहेगा। इस वक्त कराची स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं सना हाशमी, जो कि सीनियर एंकर पर्सन भी हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं। सना साहिबा, आपने थैबो साहब की भी गुफ्तगू सुनी और नगवाना साहिबा की भी सुनी, उस पर भी मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करें। लेकिन इस वक्त सवाल ये है आपसे मेरा कि अफवाज पाकिस्तान ने का 25 ड्रोन्स गिराना, क्या पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों पर दुनिया का एतमाद बढ़ेगा? वेल थैंक यू सना, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं गुफ्तगू सुन रही थी नगवाना हाशमी साहिबा की भी और डॉक्टर हुसैन थेबो की भी। बहुत ही ज़ाहिर है अपना नैरेटिव, जो पाकिस्तान का नैरेटिव पूरी दुनिया इस वक्त मान चुकी है, हमें मज़ीद इस पर दलाइल देने की, इस पर मज़ीद इसका खुलासा देने की दुनिया को ज़रूरत है नहीं। लेकिन ये जो कुछ जिसे कहते हैं ना डबल फेस लेकर डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग अपने मुल्क के अंदर भी तबाही के दर पे हैं, उसका बगल बच्चा यहाँ पर नरेंद्र मोदी वो भी तबाही कर रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अगर मैं इसमें कोई सालसी का किरदार अदा कर सकूं तो मुझे बताया जाए, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये दोनों इस मसले को हल कर लें। तुम्हारी थपकी पर तो ये सब कुछ हो रहा है, ये अमेरिका की थपकी पर हो रहा है। और ये जो जिस ड्रोन का तस्करा अभी हम कर रहे थे, ये हारोफ ड्रोन्स जो हैं, जिसको 25 ड्रोन्स को हमने मारा है, ये ड्रोन्स हमारे फलस्तीनी भाइयों पर चलाए गए, लबनान में चलाए गए, गाजा के अंदर चलाए गए। और यही इसराइल का गठजोड़ है नरेंद्र मोदी के साथ, जिस पर हम मुसलसल बात कर रहे हैं। एशिया का नेतन्याहू बनकर बनाने की कोशिश है अमेरिका की और इजराइल की। नाकामी अमेरिका भी देखे और इजराइल भी देखे। ये पाकिस्तान है, ये कोई इराक नहीं है कि आप यहां आएंगे, ये कोई गाजा नहीं है कि आप यहां आएंगे, बम्बार्टमेंट करेंगे और चलते बनेंगे। आपको पूरी तरह से जवाब देने के लिए पाकिस्तानी फौज हम वक्त तैयार है। और ये बात जो अभी हम बार बार कह रहे हैं, शायद ये जो एंगेजमेंट्स हो रही है ना, ज़ाहिर सारे डेलीगेट्स हैं वो बात करते हैं आपस में। गुज़िश्ता रात भी जब बात हुई है पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान, जो हेडलाइंस चली हैं, ठीक है भाई कर लें रब्ता, लेकिन हमारी अब डिमांड ये है कि ये OIC, ये UN, ये अमेरिका, बाकी सारे हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, मुल्क जितने भी ममालिक हैं, वो हमें ज़रूर समझाएं, हमें ज़रूर बताएं हालात का। हम भी देख रहे हैं, हमारी भी आंखें, हमारी भी अकल है, हमें भी पता है कि कैसे स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। लेकिन जो अभी डॉक्टर हुसैन थेबो साहब ने कहा है ना, ये डिफेंसिव का जो मोड है ना, ये ऑफ हो चुका है पाकिस्तान का। अभी टाइम है ऑफेंसिव होने का, क्योंकि आपने अभी देखा कि पॉलिसी स्टेटमेंट, चाहे DGISPR के स्टेटमेंट्स उठा लीजिए, चाहे आप जो हमारे मिनिस्टर है अता तारर साहब, स्पोक पर्सन जो है, वजीर इत्तलात जो हैं, वो भी आपको ये कह रहे हैं कि जवाब तो हर सूरत में मिलेगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, जंग की सूरत हाल जो है, जो ये इस वक्त पूरी पेंट की है ना, ये हमने नहीं की है, ना पहलगाम हमने किया है, ना ही ये सारी स्ट्राइक्स जो इसका राफेल का मलबा अभी हम सुन रहे थे कि वो कबाड़ खाने के अंदर पड़ा हुआ है, समेट रहे हो, ये सब हमने शुरू नहीं किया। ये पिक्चर हमने तैयार नहीं की है, ये तुमने तैयार की है, जिसका नाम है इंडिया, जिसका नाम है भारत, जिसका नाम है हिंदुस्तान। ये सारी कार्रवाई तुम्हारी अपनी करदा धरता है और इसका जवाब देने के लिए मैं पाकिस्तान के ये जितने भी, मैं बार बार बोलूंगी आज, और आज शायद यही बार बार कहती रहूं, ये पाकिस्तान से चलने वाले फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर पाकिस्तान से चल रहे हैं तो इनको बैन करें। उन पाकिस्तानी अकाउंट्स को जहां बैठकर वो अफवाज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मीडिया के लिए आपको सच बता रहे हैं, आपको हजम नहीं हो रहा, आपको सिर्फ इस बात की पड़ी है, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, मैं दोबारा ये जुमला कहूंगी, आपके घर में कोई ड्रोन आकर गिरे। लाहौर में इस वक्त जब सायरन बजे, जब ड्रोन्स को मार गिराया गया, 25 ड्रोन्स मुख्तलिफ शहरों में गिरे, माजरा आबादियों से पूछे कि उनकी हालत क्या हुई है। आप लोग ये बात समझने को तैयार नहीं है कि ये फौज है, इस फौज की वजह से आप है और इस चीज को सोचने और समझने की जरूरत है। लेकिन रियासत और ये तमाम तर प्रॉक्सीज जो पाकिस्तान के खिलाफ या पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके अकाउंट। और सबसे बड़ी बात ये कि भारत और इसराइल का जो गठजोड़ है वो भी एक लम्हा फिक्र है, उस पर भी आलमी बरादरी को सोचने की जरूरत है ताकि खित्ते में अमन कायम हो सका।